नमस्कार। आज के हम इस वीडियो में शुरू करेंगे यूरोप का प्राकृतिक स्वरूप, जिसमें हम पढ़ते हैं संरचना। चूँकि ये बात मैं बताना चाहूँगी कि थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को संरचना और उच्चावच दोनों में अंतर पता होना चाहिए, क्योंकि दोनों में एक बहुत मूलभूत अंतर ये है कि जो संरचना है वो है उस क्षेत्र की चट्टानों का, उस क्षेत्र में किन चट्टानों से उस उच्चावच का निर्माण हुआ है या किस काल की वहाँ पर चट्टानें पाई गई हैं। जबकि उच्चावच में हम अध्ययन करते हैं ऊंचाइयों का या उस क्षेत्र की ऊंचाइयों का उसके अंतर्गत निर्धारण किया जाता है। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है इसमें वो है संरचना। चूँकि यूरोप की संरचना भी अन्य और महाद्वीपों की तरह थोड़ी सी जटिल है, क्योंकि इसकी निर्माण प्रक्रिया भी वैगनर के अनुसार पैंजिया के टूटे हुए भाग से ही हुई थी। तो वैगनर ने जब अपना सिद्धांत दिया था महाद्वीपों का प्रवाह सिद्धांत, उसके अनुसार इनका भी पैंजिया का जो उत्तरी खंड था उससे इसका निर्माण हुआ था। तो यूरोप की संरचना अगर हम माने तो जटिल है, जो यहाँ के भूआकृतिक स्वरूप, खनिज संसाधन, अपवाह तंत्र को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, जिसमें प्राकृतिक तत्वों तथा मानवीय स्वरूप का भी प्रभाव हमें देखने को मिलता है। संरचना का संबंध यहाँ पर हम बताएंगे कि भूगर्भ की उत्पत्ति शैलों की बनावट से होता है। विभिन्न भूगर्भिक युगों में हुए परिवर्तनों के कारण यूरोप का वर्तमान संरचनात्मक स्वरूप अस्तित्व में हमें देखने को मिलता है। अनेक विद्वानों का यह भी मत है कि अरबों वर्ष पूर्व उत्तरी अंध महासागर और पश्चिमी यूरोप की जगह एक विशाल स्थल खंड था। इस स्थल खंड के दक्षिणी किनारे पर कैलिडोनियन नामक पर्वत श्रेणी थी, जिसके कुछ अंश अभी भी स्कॉटलैंड और स्कैंडिनेविया में मिलते हैं। विभिन्न अपरदन क्रियाओं, भू संरक्षण, भूसरण एवं नदियों के तलछट महासागरों में बिछने की प्रक्रिया से यहाँ का सागर तल दलदली भूमि में बदल गया है। यह सागर वर्तमान में यूरोप में स्थित है। विभिन्न भूगर्भिक हलचलों से यहाँ विशाल वलनों का अर्थात फोल्ड्स का निर्माण हुआ है, जो हर्सिनियन पर्वत श्रेणी के निर्माण का कारण रहे हैं, जो आज मध्य यूरोप की पर्वत श्रेणियों हैं। कैलिडोनियन और हर्सिनियन भूभाग से तलछट लाकर समुद्र तल में जमा होने की प्रक्रिया करोड़ों वर्ष तक चलने के पश्चात टर्शरी युग में आल्प्स तथा यूरोप के अन्य नवीन पर्वतों का निर्माण हुआ। एक ऐसा काल भी आया जब यूरोप महाद्वीप हिमखंडित हो गया। हिमयुग की समाप्ति के पश्चात ही वर्तमान यूरोप का धरातलीय रूप उभर कर आया है। तो इन्हीं के आधार पर हम संरचना का वर्गीकरण करते हैं और यूरोप को मुख्यतः 5 क्षेत्रों में विभाजित करते हैं। इन 5 क्षेत्रों में सबसे पहले आपके उत्तर पश्चिमी पर्वत है। इन उत्तर पश्चिमी पर्वतीय श्रेणी में अंध महासागर के उत्तर पूर्व में इसका विस्तार है और इसके अंतर्गत फ्रांस के पश्चिम में स्थित ब्रिटेन से लेकर कॉर्नवॉल, वेल्स, कम्बरलैंड व आयरलैंड इसमें सम्मिलित हैं। स्कैंडिनेविया, फिनलैंड तथा आइसलैंड भी इसी में सम्मिलित है। यहाँ जो मुख्य चट्टानें पाई जाती हैं या मुख्य शैल जो पाई जाती हैं वो आग्नेय तथा कायांतरित, जिन्हें हम रूपांतरित चट्टानें भी कहते हैं। यह चट्टानें मुख्य रूप से कठोर चट्टानें हैं और यहाँ पर जो हमने पहले ही आपको बताया था कि उत्तरी पश्चिमी प्राचीन पर्वत, इन पर्वतों का जो निर्माण हुआ वो सिलूरियन एवं कैलिडोनियन हलचलों के समय पर हुआ था। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो अपरदन हुआ है वो वायु के द्वारा नहीं हुआ, बल्कि ये हिमानियों के द्वारा हुआ है। जिससे पहले मैंने आपको बताया कि हिम मंडित हो गया था यूरोप किसी समय पर, उन्हीं हिमानियों का प्रभाव हमें वर्तमान में भी देखने को मिलता है और यहाँ पर धरातलीय जो अपरदन हुआ वो हिमानी के प्रभाव से माना गया है। नेक्स्ट है हमारा रूसी प्लेटफॉर्म, जिसको हम रूसी चबूतरा भी कहते हैं। असल में ये क्या है कि ये यूरेशिया का एक मुख्य भाग है। ये एशिया के महाद्वीप में ज़्यादा है, पर यूरोप की सीमा इससे लग रही है। इसका पैलियोजोइक से लेकर टर्शरी युग तक के पदार्थ से इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है, जो सामान्यतः भूगर्भिक हलचलों से अप्रभावित ही रहा है।
चतुर्थ हिमयुग में इस प्लेटफॉर्म पर हिमाच्छादन रहा, जिसके प्रमाण यहाँ पर स्थित मोरेन पहाड़ियाँ और घाटियाँ हैं। हम आपको बताना चाहें कि हिमानी का एक अपर्दित रूप मोरेन भी होता है और यहाँ पर मोरेन के रूप हमें देखने को मिलते हैं। इस प्लेटफॉर्म के पश्चिम की तरफ हम चल जाते हैं तो इसमें वलित यूराल पर्वत है, जिसका निर्माण पैलियोजोइक युग में हुआ था। नेक्स्ट हम अपना इसमें दिखाना चाहेंगे कि इसमें है तीसरे नंबर पर मध्य का प्राचीन पठार। मध्य का प्राचीन पठार, जैसे आप मानचित्र में भी आगे देखेंगे, इस मध्य के प्राचीन पठार में स्पेन, प्रायद्वीप, फ्रांस की उच्चभूमि, जर्मनी का पठार तथा बोहीमिया का पठार आता है। फिर हम इसमें कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जो चट्टानें हैं वो अत्यंत कठोर चट्टानें हैं और इन चट्टानों का रूप अत्यंत प्राचीन भी है और अनाच्छादन प्रक्रिया से ये अभी प्रभावित नहीं हुआ है। काले सागर के पश्चिम में रोमानिया का निचला पथरीला क्षेत्र भी इसी के अंतर्गत आता है, जिसे डोब्रूजा का पठार कहते हैं। आप इस मानचित्र के द्वारा इस चीज़ को और भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि इसमें ये क्षेत्र हमें दिखाई देता है। अब आप इसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि ये क्षेत्र आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसका वर्गीकरण आप अपने स्लाइड में और इस मानचित्र के द्वारा देख सकते हैं कि मध्य की निम्न भूमि, यह समतल मैदानी भाग है जो प्रेनीज के उत्तर में है तथा फ्रांस, बेल्जियम, दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड, हॉलैंड, डेनमार्क, जर्मनी और पोलैंड होता हुआ रूसी जो चबूतरा है बाल्टिक सागर के पास, वहाँ पर इससे अटैच्ड हो जाता है। क्वाटरनरी युगीन हिमनद ने यहाँ पर हिमोड़ फैला दिए हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्वाटरनरी काल में हिमनद आए थे, उनसे यहाँ पर हिमोड़ों का निर्माण हुआ है। जमाव के आधार पर इस मैदान को मुख्यतः 5 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 गेरोन बेसिन, नंबर 2 लोयस क्षेत्र, नंबर 3 मोरेन भूमि, नंबर 4 अंतिम मोरेन भूमि और लास्ट में सैक्सोनी और साइलेशिया के क्षेत्र। यहाँ पर इन दोनों क्षेत्रों में हिमनदों से निकले हुए जल से एकत्र मृदा का विस्तार हुआ है। नेक्स्ट हम इसमें आपको पढ़ाएंगे, जो लास्ट में है नवीन अल्पाइन श्रेणियाँ। नवीन अल्पाइन श्रेणियों का मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कहा जाता है कि वैज्ञानिकों का मत है कि मेसोजोइक जब काल आया उस समय एक बहुत बड़ा सागर था जो जिब्राल्टर से लेकर दक्षिण पूर्वी एशिया तक फैला हुआ था। इसे टेथीस सागर के नाम से जाना गया था। इस टेथीस सागर के से कहा जाता है कि हिमालय का भी निर्माण हुआ है और हिमालय से मतलब हमारा मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम का निर्माण हुआ है जो कि एशिया में है। और वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इसी टेथीस के बचे हुए रूप से हमारे नवीन अल्पाइन श्रेणियों का भी